हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को खम्मा घड़ी और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जो है वो आपको सभी को पता है कि हमारी जिला दर्शन की सीरीज के साथ साथ जो है वो मनोविज्ञान की सीरीज भी चल रही थी। उसमें जो है वो हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, शिक्षा के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखा और फिर मनोविज्ञान के बारे में देखा। अब हम जो है वो मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में देख रहे थे, यानी कि हमने जो वो मनोविज्ञान के संप्रदाय नया टॉपिक स्टार्ट किया था। उस मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमने जो फर्स्ट संप्रदाय जो आता है संरचनावाद, उसके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन फिर उसके साथ में जो है वो हमने प्रकार्यवाद जो आता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लिया था पहले वाले वीडियो में। अब हम जो है वो प्रकार्यवाद के का शिक्षा में क्या योगदान आता है, प्रकार्यवाद का शिक्षा में क्या महत्व आता है, प्रकार्यवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए मनोविज्ञान में, इन सभी बातों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले प्रकार्यवाद का शिक्षा में योगदान, यानी कि जो प्रकार्यवाद जो आता है, यानी कि व्यवहार, ये जो संरचनावाद जो था उसका पतन होने के बाद में प्रकार्यवाद आया था। तो प्रकार्यवाद का शिक्षा में क्या योगदान आता है, तो अधिगम प्रक्रिया जो है वो पर्यावरण और समायोजन पे बल देते हैं। कि मैंने आपके लिए शॉर्ट तरीके से बनाया है कि आपको सिर्फ की पॉइंट पकड़ने और वही आपको याद रखने हैं। कि जो प्रकार्यवाद जो आता है उसका शिक्षा में ये योगदान आता है कि वो अधिगम की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो है वो पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को और हमारे जो समायोजन जो आता है, इन दोनों तत्वों के ऊपर जो वो सबसे ज़्यादा बल देते हैं। कि जो लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो पर्यावरण में और समायोजित होकर जो है वो की जा सकती है। इन दोनों के ऊपर जो ज़्यादा बल देते हैं प्रकार्यवाद, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में पर्यावरण और समायोजन पे बल देते हैं। लर्निंग प्रोसेस में पर्यावरण और समायोजन पे बल देने वाला जो संप्रदाय जो आता है वो प्रकार्यवाद आता है। इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम, बुद्धि, समायोजन, परीक्षण एवं मूल्यांकन क्षेत्रों के शोध कार्य का प्रभाव जो है वो हमें शिक्षा में देखने को मिलता है। यानी कि इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा, यानी कि जो संप्रदाय कौन सा, प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, यानी कि संप्रदाय हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं और जो अधिगम जो होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता और अधिगम, बुद्धि, समायोजन, परीक्षण, मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में बहुत से शोध कार्य हुए जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। यानी कि जो प्रकार्यवाद जो आता है उसमें ये कहा जाता है कि इन लोगों का ये मानना है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस जो थी, यानी कि अधिगम जो था, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में विभिन्नता और अधिगम, लर्निंग और बुद्धि और समायोजन और परीक्षण एवं मापन, मूल्यांकन, ये जो सभी क्षेत्र जो थे, इनमें जो शोध कार्य किए गए थे उन सभी का प्रभाव शिक्षा में पड़ा है। यानी कि ये सारे जो क्षेत्र थे इनके ऊपर शोध कार्य किया गया और इस शोध कार्य का प्रभाव जो था वो शिक्षा के ऊपर पड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बालक को महत्व, यानी कि जो प्रकार्यवाद जो आता है वो बालक को महत्व देता है, बाल मनोविज्ञान को महत्व देता है, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक को महत्व देता है और बाल मनोविज्ञान को महत्व देता है, बाल मनोविज्ञान के बारे में कहता है। यानी कि प्रकार्यवाद संप्रदाय जो आता है वो बाल मनोविज्ञान को महत्व देता है, बालक को महत्व देता है, एक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान एक बालक को देता है, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस में बालक को महत्व देता है। विभिन्न आयु स्तर, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न आयु स्तर के बालकों की शिक्षा में उनकी आवश्यकताओं को समझने पे बल देता है। यानी कि जो प्रकार्यवाद जो होता है वो विभिन्न आयु स्तर के बालकों की शिक्षा में उनकी आवश्यकताओं को समझने पर जो है वो बल किस संप्रदाय के द्वारा दिया गया है, तो ये प्रकार्यवाद के द्वारा दिया गया है। यानी कि जो अलग अलग स्टेज होती है बच्चे की, विभिन्न आयु स्तर होता है, उसमें बालक जो शिक्षा ग्रहण करता है, बालक को जो शिक्षा में किस किस स्टेज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन बातों को समझने पे बल जो था वो प्रकार्यवाद के द्वारा दिया गया है। शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत को जन्म, पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को महत्व, व्यक्ति और समाज और उपयोगिता, यानी कि एक आता है कि शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत को जन्म दिया। यानी कि प्रकार्यवाद कहते हैं कि हमारे जो शिक्षा जो आती है, शिक्षा में उपयोगितावाद के सिद्धांत को जन्म दिया गया है। यानी कि प्रकार्यवाद के अनुसार शिक्षा जो थी उसमें उपयोगितावाद के सिद्धांत को जन्म दिया है। यानी कि शिक्षा में उपयोगितावाद के सिद्धांत को जन्म दिया और पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को महत्व दिया है जो व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है। और प्रकार्यवाद क्या कहते हैं, प्रकार्यवाद ये कहते हैं कि हम जो है वो हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस में उन्हीं तत्वों को महत्व देंगे जो व्यक्ति के लिए और समाज के लिए उपयोगी है। यानी कि अनावश्यक जो पाठ्यक्रम जो है उसको हम शामिल नहीं करना चाहते, हम उन्हीं पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं जो एक व्यक्ति और एक समाज, इन दोनों के लिए जो है वो जरूरी है, इन दोनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस संप्रदाय जो आता है वो प्रकार्यवाद आता है।
यानी कि इसने मन और शरीर की सुक्त एक साथ क्रियाशीलता पर बल दिया है कि इनकी एक साथ क्रियाशीलता पर बल देने वाला संप्रदाय जो आता है वो प्रकार्यवाद आता है। मन के बिना शरीर और शरीर के बिना मन कोई काम का नहीं है, यानी कि इनके बिना अध्ययन बहुत अधूरा है, नहीं हो सकता। यानी कि जब आप ये सोचो कि आपको, हम जब स्कूल में थे तब हमें सर कहा करते थे कि आपका मन कहीं और है और आपका शरीर यहाँ पे है, तो आप जो है वो अध्ययन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अध्ययन अधूरा होगा। और अगर शरीर कहीं और पर है और मन कहीं और पर है, तो मन अगर कहीं और है भी, तो अगर वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं होगे, यानी कि वहाँ पे आप उपस्थित नहीं होगे, तो आप जो है वो शिक्षा या वो अध्ययन जो है वो नहीं कर पाओगे। यानी कि मन के बिना और शरीर के बिना, शरीर मन के बिना और मन शरीर के बिना, दोनों अगर नहीं है साथ में, तो हमारा जो अध्ययन, हमारा जो स्टडी है वो अधूरी हो जाती है, यानी कि वो पूरी नहीं मानी जाती है, वो अधूरी रह जाती है। तो ये बात प्रकार्यवाद ने कहा है। यानी कि सबसे अच्छी बात जो हम बचपन से लेकर अभी तक जिस बात को सुनते आए हैं, या जिस चीज़ को हमें कहा जाता है कि अगर आपका मन यहाँ पे है और आप मतलब आपका मन कहीं और है और आपका शरीर यहाँ पे है, तो पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब जो बात जो है वो प्रकार्यवाद में कही गई है कि इसमें मन और शरीर की सुक्त एक साथ क्रियाशीलता पर बल दिया गया है, मन का अध्ययन अधूरा है। ये बात कही गई है प्रकार्यवाद में, मन और शरीर एक साथ क्रिया करते हैं। यानी कि प्रकार्यवाद का मानना है कि हमारा जो मन जो होता है और हमारा शरीर जो होता है, ये दोनों एक साथ क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, ये जो होता है वो प्रकार्यवाद का शिक्षा में योगदान था। यानी कि प्रकार्यवाद ने शिक्षा में क्या बातें कही हैं, शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, शिक्षा को जो किस प्रकार से विकासोन्मुख किया जा सकता है, ये बात प्रकार्यवाद के द्वारा कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जो है वो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लिया करो, क्योंकि इसमें बुक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया होता है। एक पॉइंट जो होता है, यानी ये पॉइंट जो था वो 6-7 लाइनों में दिया हुआ था, और ये जो था वो इतनी सी बात थी, इतना सा समझना था, और इतने से समझने से जो हमारा सिलेक्शन होता है कि हमें जो है वो अगर ऐसा आ जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है, मटेरियल चूज करना आ जाएगा, तब हमारा जो वो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद, यानी कि मनोविज्ञान के तीसरे संप्रदाय के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद आता है। अब व्यवहारवाद, पहले हमने संरचनावाद को ध्वस्त किया, फिर उसके बाद में प्रकार्यवाद आया। अब हम प्रकार्यवाद को भी ध्वस्त करेंगे, फिर हम लेके आएंगे व्यवहारवाद को। यानी कि व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी में संरचनावाद और प्रकार्यवाद, यानी कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद का विरोध जो है वो व्यवहारवाद करता है। यानी कि व्यवहारवाद कब आया था, तो व्यवहारवाद कब आया था, तो ये 20वीं शताब्दी में आएगा। और संरचनावाद और प्रकार्यवाद का विरोध कब हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो ये 20वीं शताब्दी में हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन कर लेंगे कि व्यवहारवाद जो था वो किस शताब्दी में व्यवहारवाद का उदय हुआ था, तो 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का उदय हुआ था। व्यवहारवाद का उदय जो था वो संरचनात्मक और प्रक्रियावाद, जो मनोविज्ञान के संप्रदाय आते हैं उनका विरोध के फलस्वरूप जो है वो व्यवहारवाद का उदय हुआ था। अब हम बात करते हैं कि व्यवहारवाद में कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो व्यवहारवादी जो आते हैं वो, इसमें ये बताया गया कि इसमें पहले चेतना के तत्वों का अध्ययन पर बल दिया गया था। यानी कि इसमें पहले चेतना के तत्वों के अध्ययन पर बल दिया गया था, यानी इसमें पहले चेतना के तत्वों के अध्ययन पर बल दिया गया था, जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने निरर्थक समझा व कहा कि चेतना का हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन सार्थक है, और इसीलिए चेतना की रचना के स्थान पर उसके कार्यों पर बल दिया जाता है। यानी कि चेतना के स्थान पर जो उसके कार्यों के ऊपर बल दिया जाता है। तो इस चेतना के अध्ययन पे जो बल दिया था वो पहले, जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो चेतना के तत्व के अध्ययन के बल को जो वो निरर्थक समझा था। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो कि चेतना की जो रचना जो थी वो स्थान पर उसके कार्य पर बल दिया गया था, किंतु कुछ समय बाद चेतना का अध्ययन करने वाली पद्धति अंतर्दर्शन विधि की कटु आलोचना होने लगी। तो चेतना का अध्ययन करने वाली विधि, यानी कि चेतना का अध्ययन करने वाली एक विधि थी, अंतर्दर्शन विधि, आंतरिक विधि थी, उस विधि का जो वो कटु आलोचना होने लगी। तो फिर अगर हम बात करते हैं कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन आते हैं, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में आता है, क्योंकि और तो फालतू चीज़ें होती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, वही फैक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछ लेंगे कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन आते हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता जो आते हैं वो जेबी वॉटसन आता है, याद रख लेना, क्योंकि वैसे वॉटसन और वैसे जो है वो व्यवहारवाद। तो जेबी वॉटसन, व्यवहारवाद के जन्मदाता जेबी वॉटसन आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही बार आ गया है कंपटीशन के टीचर्स वाले हर एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सभी पेपर्स में मैंने देखे हैं, उसमें ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता जेबी वॉटसन आते हैं।
व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन आते हैं? तो जेबी वॉटसन आते हैं। वैश्य व्यवहारवाद, वैश्य वॉटसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि जो ये व्यवहारवाद जो आता है उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो वो व्यवहार का अध्ययन करना है। यानी कि हम व्यवहारवाद के शब्द के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का जो उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन थे? यानी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन आते हैं? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में एक तो आपने देख ही लिया, जेबी वॉटसन इसके जन्मदाता आते हैं। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में मैक्स मेयर आते हैं, पी बीस आते हैं, हल आते हैं, टॉलमैन आते हैं, बीएफ टॉलमैन और बीएफ स्किनर आते हैं। तो इनका नाम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, टॉलमैन और बीएफ स्किनर का। व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान। अब हमने जो है कुछ चीजें जो वो व्यवहारवाद के बारे में पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद का शिक्षा में क्या योगदान आता है। जिस प्रकार हमने प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ा है उसी प्रकार अब हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे कि इसका शिक्षा में क्या योगदान आता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर प्रयोग किया, यानी कि जो जेबी वॉटसन, स्टीफन टोलमैन, जेबी स्किनर, यानी कि जेबी वॉटसन, बीएफ स्किनर, टोलमैन, यानी कि अपना जो सिद्धांत, अपने जो नियम जो थे उनका सबसे पहले प्रयोग पशुओं के ऊपर किया। पशुओं के ऊपर प्रयोग किया, सीखने के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी कि ये जो थे उन्होंने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने जो सबसे पहले पशुओं के ऊपर अपने जो सिद्धांत या नियम जो थे उनको प्रयोग किया। फिर पशुओं के ऊपर प्रयोग करने के बाद में जो ये सिद्धांत और नियम जो है वो लेके आए थे। सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन इन्होंने किया। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयत्न और त्रुटि विधि अधिगम में लागू की। यानी कि आपसे पूछ लेंगे कि किस संप्रदाय के लोगों ने प्रयत्न और त्रुटि की विधि जो है वो अधिगम पे लागू की है? तो वो व्यवहारवादी आते हैं। इन्होंने जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयत्न व त्रुटि की विधि अधिगम में लागू की। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। यानी कि जो प्रयत्न व त्रुटि की विधि और सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन जो व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया है, जिन्होंने व्यवहार के अध्ययन पे बल दिया है, इनकी वजह से जो वो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को जो वो प्रोत्साहन मिला था। मानव विकास और अभिवृद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव और महत्व पर बल दिया। यानी कि जो व्यवहारवादी जो थे उनका मानना था कि एक मानव का विकास और एक मानव की अभिवृद्धि जो होती है वो हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण के द्वारा होती है। यानी कि मानव विकास और अभिवृद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव और महत्व पर बल दिया। अधिगम की विधियां। अब व्यवहारवादी जो थे वो कुछ और चीजें बताते थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो अधिगम की विधियां जो आती हैं, अधिगम के नियम और सिद्धांत जो आते हैं, अधिगम में संवेगात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित आदतें, ये जो चीजें जो होती है, यानी कि ये सारी चीजें जो होती है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला। यानी कि अब आता है कि किन चीजों के ऊपर जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला। तो ये सभी चीजों के ऊपर जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अधिगम की विधियां और मूल प्रवृत्तियों से संबंधित आदतें और संवेगात्मक व्यवहार, और एक जो है वो अधिगम के नियम व सिद्धांत और संवेगात्मक व्यवहार जो आते हैं, इन सभी बातों के ऊपर जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने जो वो प्रकाश डाला है। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इन सभी जो है वो चीजों से या इन सभी बातों से जो हम शिक्षा मनोविज्ञान में प्रगति ला सकते हैं। व्यवहारवादियों का मानना है कि इन सभी अधिगम में ये जो विधियां आती हैं, अधिगम की विधियां जो आती हैं, अधिगम के नियम व सिद्धांत जो आते हैं, इन सभी के माध्यम से जो हम शिक्षा मनोविज्ञान में जो वो प्रगति ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षण विधि, पूर्व नियोजित अधिगम का विकास हुआ है। यानी कि उनका मानना है कि शिक्षण विधि में जो वो पूर्व नियोजित अधिगम का विकास हुआ है और निरीक्षण व मापन पर बल दिया है। यानी कि जो व्यवहारवादी जो आते हैं उन्होंने शिक्षा के योगदान में जो है वो निरीक्षण और मापन के ऊपर बल दिया है। व्यवहारवादियों ने निरीक्षण और मापन के ऊपर बल दिया है और शिक्षण विधि में पूर्व नियोजित अधिगम का विकास हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और क्या क्या बातें बताई उन्होंने, तो उत्तेजना अनुक्रियावाद के फलस्वरूप शिशु शिक्षा में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया है। उत्तेजना व अनुक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि उत्तेजना और अनुक्रिया के बाद में जो है वो शिशु शिक्षा में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया है। व्यवहारवादियों का मानना है कि उत्तेजना व अनुक्रिया के फलस्वरूप, व्यवहारवादी कहते हैं कि उत्तेजना व अनुक्रिया के फलस्वरूप शिशु जो होता है वो इंद्रिय प्रशिक्षण के ऊपर बल देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का संबंध मानव के व्यवहार से आता है। व्यवहारवादी व्यवहार के अध्ययन पे बल देते हैं, तो उनका मानना है कि मानव व्यवहार के अध्ययन से जो है वो शिक्षा का संबंध आता है। मानव के सभी व्यवहार पर्यावरण से निरंतर अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। अब ये जो व्यवहार जो होते हैं, मानव के जो सभी व्यवहार जो होते हैं वो पर्यावरण से निरंतर अंतःक्रिया से ही संपन्न होते हैं। व्यवहार के बारे में व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के जितने व्यवहार जो होते हैं वो पर्यावरण के साथ में जब मानव अंतःक्रिया करता है तभी वो जो है वो संपन्न होते हैं। व्यवहार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकते हैं। यानी कि किसने कहा है कि व्यवहार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकते हैं, तो ये व्यवहारवादियों ने कहा है।
व्यवहारवादियों ने कहा है कि व्यवहार जो होते हैं वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकते हैं। ये सभी फैक्ट्स जो है वो सारे जितने भी बोर्ड पे पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको सभी को नोट कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।